Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now let's start studying assignment for subject code NHT12, भारतीय कहानी। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कुछ दिन पहले पूर्णिमा की एक रात राव साहब और उनकी पत्नी चांदनी सैर के लिए निकलते थे। ऐसे समय काम से लौटता हुआ अम्मा जी का बाप उनके सामने पड़ गया। इतना बड़ा आदमी अब क्या पहचानेगा, यह सोचता हुआ वह सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन राव साहब ने ही उससे ही पुकारा, वह भी नाम लेकर। अम्मा जी का बाबू फूल उठा था। उस पूरी रात घर में उन्हीं लोगों को लेकर बातें होती रहीं। उसके अगले दिन अम्मा जी को लेकर उसके सामने परिचय कराया था। इस कहानी का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश तेलुगु कहानीकार कालीपट्टनम रामराव की कहानी प्राणधारा से लिया गया। इसमें बताया गया है कि समाज में जिन लोगों को हम बड़ा मानते हैं, उनसे मतभेद होते हुए भी यदि वे हमें ध्यान में रखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है कि समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ति ने हमें पहचाना। अब पूर्णिमा की रात में व्याख्या इसकी ये है कि पूर्णिमा की रात में जब राव साहब अपनी पत्नी के साथ चांदनी रात में टहल रहे थे, उसी समय अम्मा जी का बाप भी काम से लौट रहा था। उसका सामना राव साहब और उसकी पत्नी से हो गया। उसने सोचा, राव साहब बड़े आदमी हैं, जैसे साधारण आदमी को कहाँ पहचानेंगे, किंतु उसने अनुमान के विपरीत राव साहब ने उसका नाम देकर उसे पुकारा। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह घर गया और उसने राव साहब से मुलाकात की बात अपने पूरे घर में बताई और वो सारी रात उनके घर में यही बातें होती रही कि राव साहब ने मुझे पहचाना। अब विशेषता क्या है? मानव मनोवृत्ति का स्वाभाविक विश्लेषण है। भाषा बोधगम्य एवं बोलचाल की है। तीसरी क्या विशेषता है? मानव की समाज में प्रतिष्ठा की चाह एवं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बढ़ाने की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। अब दूसरे किसकी व्याख्या करनी? अपने होठों को पवित्र मुस्कुराहट छितराते कबीर झटपट उठ खड़ा हुआ। हैरत भरी निगाहों से लोगों के चेहरे पर बारी बारी से देख रहा था। ठिठुर झुंझलाहट बरसाते कहने लगा, बाबले की तरह टग भग क्या देख रहा है? मेरे अहोभाग्य की वह देश के मालिक 3 लोगों के नाथ खुद तेरे घर पधारे तेरी कारीगरी देखने के खातिर। अब उल्लू की तरह आंखें क्यों फाड़ रहा है? कालीन या शॉल हो तो नजर कर। प्रस्तुत गद्यांश राजस्थानी लेखक विजय दान देशथा की कहानी दूजो कबीर से उद्धृत है। राजकुमारी राजा से कबीर की तारीफ कर उसे कबीर से मिलने को राजी करती है। राजा लाव लश्कर के साथ कबीर के डेरे पर आ जाता है। ठाकुर उनकी अगुवाई करता है। कबीर निरा फक्कड़ और रमता जोगी, उसे संसार के ऐश्वर्य से भला क्या फर्क पड़ता है। व्याख्या, राजा और उसके साथ आए लोगों को देखकर कबीर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। वह हैरानी से लोगों की दृष्टि डाल रहा था। कबीर के व्यवहार से ठाकुर झुंझलाकर उससे कहने लगा कि यह पागल की तरह क्यों देख रहा है? देश के राजा, सबके स्वामी खुद चलकर घर तेरी कारीगरी देखने आए हैं। वहाँ कारीगरी तात्पर्य कबीर का सुंदर कालीन, शॉल आदि बनाने से। अब उल्लू की तरह देखना बंद कर राजा साहब को अपनी कारीगरी का नमूना भेंट कर। विशेषता क्या है? कबीर की संसार की असरता का दर्शन दिख रहा है। मोह छूट जाने पर संसार की हर वस्तु सामान्य दिखती है। देशज शब्दावली की प्रचुरता है। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, कालीपट्टनम रामराव की कहानियों की सामाजिक दृष्टि पर प्रकाश डालिए। कालीपट्टनम रामराव जन्म 9 जनवरी 1924, जिन्हें कारा मस्तार के नाम से जाना जाता, एक भारतीय कवि और लेखक थे जो अपनी तेलुगु लघु कथाओं के लिए जाने जाते थे। उनकी पहली कहानी चित्रगुप्त एक मिनी स्टोरी थी जो पोस्टकार्ड के पीछे लिखी गई थी। वह अपने लेखन से संतुष्ट नहीं थे और 1955 में
बंद हो गए। 8 साल बाद उन्होंने 1963 में टेरपू लिखा। उन्होंने 1960 के दशक के अंत में टेरपू के बाद नई कहानियां लिखी, जिसमें से यज्ञम, विरूड, महावीर, आदिवरम, हिंसा, नो रूम, स्नेहम, आरती, भयम, बहुत सारी कहानियां लिखी। कुत्र, क्योंकि वो कुछ भी लिखते थे उससे खुश नहीं होते थे। उसके बाद उन्होंने 1 वर्ष के लगभग या 2 कहानियां लिखी। तब से उनकी कहानियों का रूप अंग्रेजी सहित विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। कालीपट्टनम विप्लव रचयिताला संगम की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने 1995 में सेंट्रल कल्चरल एकेडमी अवार्ड जीता और 18 जनवरी 2008 के लोकनायक फाउंडेशन विशाखापट्टनम द्वारा सम्मानित किया। कालीपट्टनम रामराव मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हैं तथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ के समर्थक है। वे चाहते हैं कि साहित्य द्वारा मानव मूल्यों की स्थापना हो और उसके लिए साहित्य पुरानी शोषक, उत्पीड़न, सुविधाभोगी और स्वार्थ शक्तियों में संघर्ष करती हुई सामाजिक शक्तियों का चित्रण होना अनिवार्य है। रामराव ने अपनी साहित्यिक जीवन में 30 से 35 कहानियां लिखी, जिन्होंने 1950 के दशक में लिखना शुरू किया और 1964 से लेकर 1972 तक लिखी 16 कहानियां मुख्य रूप से समाज के निचले तबके और प्रायः छोटी जाति के श्रमजीवी वर्ग से संबंध रखती है। समाज का आर्थिक ढांचा समाज के सदस्यों की मनोवृत्ति किस प्रकार की है उसे प्रभावित करता है। रामराव की कहानियों से स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस संबंध में कहते हैं कि अपने चारों तरफ के समाज को समझने के लिए मनुष्य केवल निरीक्षण की शक्ति ही पर्याप्त होती है। जन के प्रति अपार प्रेम, पीड़ा के प्रति इकहरी सहानुभूति का होना आवश्यक है। ऐसा ही सामाजिक ढांचा होना चाहिए। प्रगति के लिए काम करना चाहिए और यह समाज के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यही प्रतिबद्धता लेखक को समाज के ऋण से मुक्त कर सकती है। रामराव स्वयं भी प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता में वो संघर्ष को समर्थन और सहानुभूति देते हैं। अगला प्रश्न है, 5 पत्र कहानी में अभिव्यक्त जीवन के दर्शन का विश्लेषण कीजिए। यह कहानी दरअसल एक मध्यवर्गीय नागरिक के गृहस्थ जीवन में प्रेम की ऊष्मा के बदलते अनुपात और अनुराग के स्तर पर जीवन रस की तरलता के बहाव की है। स्त्री चेतना की दृष्टि से लेखक ने परिवार और समाज में नारी की उपेक्षा के बावजूद चुपचाप बना शिकायत अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए दिखाया है। यह कहानी समाज के उस सत्य को बिना बनी दिखाती है जिसमें नारी पारिवारिक जीवन की मजबूत नींव के लिए अपने जीवन की सब खुशियां दांव पर लगा देती है और पुरुष आजीविका के लिए सारी जिम्मेदारी स्त्री पर छोड़कर निकल जाता है। इस कहानी की कथा स्थिति ये है कि हरिमोहन झा पर यह आक्षेप लगाया जा सकता है कि उनकी स्त्री पात्र की सहनशीलता स्त्री शोषण का मार्ग प्रशस्त करती है। 5 परिच्छेदों में बटी यह कहानी किसी उपन्यास का सारांश दिखती है, जिसका फैलाव संपूर्ण उपन्यास का फैलाव है। हरिमोहन झा ने गृहस्थ जीवन के जिस यथार्थ को इस कहानी के सामने रखा है वह हमारे समाज का रेखा परखा यथार्थ है। कथा के विषय और शिल्प द्वारा उस यथार्थ को पाठकों से परिचित कराने के साथ मनुष्य अपने ही गिरेबान को झांकने को विवश कर देती है। हर प्रसंग में कोई ना कोई समझौता करना ही पड़ता है। कभी प्रेम में निर्बंध उमंग और उल्लास में समझौता, कभी दाम्पत्य जीवन के सुख में समझौता, कभी दाम्पत्य निर्वहन में समझौता। तो जीवन के किसी भी पड़ाव पे समझौता करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, चिता कहानी की अंतर्वस्तु का विश्लेषण करना। ये कहानी रघुवीर चौधरी की है। रघुवीर चौधरी में भी उस दौर में कहानियों के रूप में अतिरिक्त सजगता दिखाई देती है। क्या आधुनिकता के संदर्भ को शहरी जीवन के साहित्य तक सीमित माना जा सकता है? क्या साहित्य वर्ण विषय के आधार पर विभाजित किया जा सकता है? हिंदी में नई कविता और नई कहानी पर पश्चिमी मूल्यों और आधुनिकवाद का स्पष्ट प्रभाव था। इस मूल्यांकन के प्रतिमान भी कथा तथा कथित कलावादी रहे। इसमें सामाजिक संदर्भों की उपेक्षा भी की जाती थी। परिप्रेक्ष्य में चिता कहानी आधुनिकवाद से प्रभावित होते हुए भी अपने मूल विषय में भारतीय जीवन के संदर्भों को प्रस्तुत करती है।
साहित्य की अन्य विधाओं की तरह कहानी अंतर्वस्तु और स्वरूप भी सर्वमान धारणा पर है। इसके बावजूद अंतर्वस्तु और रूप को विभाजित करके देखा जा सकता है। कहानी प्रमुख विशेषताओं में से एकमात्र प्रधान घटना, एक प्रमुख चरित्र, कसावपूर्ण कल्पना प्रसूत कथा, वस्तु गठन, प्रभाव, अनुमति को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ महंत की कहानियों में आए आदिवासी जीवन को मूल्यांकन कीजिए। तो विषमता, वर्ग संघर्ष आदि को स्पष्ट देखा जा सकता है। पश्चिम ओडिया के कोरापुट जिले में अपना नौकरी जीवन शुरू करते ही अवहेलित आदिवासियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। इससे उन्होंने उनके जीवन में विषमताओं को देखा कि कैसे कैसे क्या उनको सामना करना पड़ता है। उन्होंने सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की गहराई को, स्पंदन को महसूस किया। उन्होंने आदिवासियों का जीवन यातनाओं के कारण अन्वेषित कर उनके कष्ट के मूल कारणों, आदिवासियों की सहजता, धार्मिक विश्वास को पाया। विपदाग्रस्त की सहायता करना ही आदिवासी अपना धर्म समझते, जहाँ तक हो सके निष्काम सेवा करते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उससे थोड़ा भी प्रेम रखना, उसके प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। अखंड स्नेह, ममता, मानवता के पुजारी बादल, बाघ और वन्य अधिकारियों से काफी प्रभावित होते, तमाम अंधविश्वासियों में डूबे रहते, शिक्षा के प्रकोप से वंचित, बाहरी दुनिया के नगर जीवन की चमक दमक उन्हें पसंद नहीं है। जंगल के वातावरण में उनका मन रमता है। नारी के सतीत्व के प्रति उनके मन में सम्मान बोध है। यदि कोई नारी से बुरा बर्ताव करता है तो वो भयानक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अपने लिए शोकगीत कहानी के प्रमुख चरित्रों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला चरित्र है अविनाश। अविनाश घर के मुखिया है। वे नौकरी से अवकाश प्राप्त है और उनके दोनों बेटे नौकरीशुदा हैं। अविनाश के भीतर आक्रोश, अकेलेपन की पीड़ा है। परिवार की देन नहीं है, बल्कि वह उनके भीतर खुद को लेकर पनपे असुरक्षा बोध की वजह से है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये सारी स्थिति अविनाश की मना स्थिति के कारण है। अविनाश अवकाश के बाद पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। अविनाश के बाद शैलबाला। शैलबाला इस कहानी की दूसरी महत्वपूर्ण पात्र है। यह अविनाश की पत्नी है। शैलबाला पूर्णतः भारतीय स्त्री के आयामों का पालन करती है। वह अपने बेटे बहू की हर जरूरत का ध्यान रखती है। वह उम्र के अनुरूप मर्यादाओं का पालन करती है, जो उसके चरित्र का उज्जवल पक्ष है। वह सास बहू के तनाव भरे रिश्ते से दूर बहुओं को अपने तरीके से जीने का पूरा मौका देती है। पश्चिम रहन सहन के प्रभाव में भारतीय परिवारों का स्वरूप जरूर काफी बदल गया है और बच्चों की दुनिया अलग होने लगी है। बच्चे माँ बाप को अलग रखते हैं, लेकिन इस परिवार में बेटे बहुओं की पिता या माँ के प्रति उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं दिखाई देती। न कभी उनके पुराने मूल्यों का मजाक उड़ाते या उसके लिए कोई उलाहना देते हैं। इसका श्रेय शैलबाला को ही जाता है, क्योंकि परिवार के ने उसी ने परिवार की धुरी है। नियम, कायदे, व्यवस्थाएं लागू की। कुल मिलाकर शैलबाला एक संस्कारी परिवार में प्रेम करने वाली, रिश्तों को जोड़कर रखने वाली पूर्णतः भारतीय स्त्री है। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignuwala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you